जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास का एक टॉपिक जिसमें मैंने अगले वीडियो में बताए थे कि इतिहास को किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से इतिहास को अध्ययन करेंगे जो इतिहास अच्छी तरह से समझ भी आ जाए और पढ़ने में रुचि भी आए। तो हमने इतिहास को 3 भागों में करके पढ़ेंगे। हम लोग 3 भागों में इतिहास को अध्ययन करेंगे। पहला भाग प्राचीन भारत की इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत की इतिहास और तीसरा आधुनिक काल की इतिहास। इस प्रकार से इतिहास को बारी बारी से पढ़ेंगे। परंतु परीक्षा की दृष्टि से यह देखा जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास से अत्यधिक सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग अध्ययन करते हैं आधुनिक भारत की इतिहास। तो आधुनिक भारत की इतिहास प्रारंभ करती है। अगर भारत में आधुनिक काल की इतिहास, आधुनिक काल की इतिहास, भारत में आधुनिक काल की इतिहास की बात किया जाए तो 1707 ईस्वी से भारत में आधुनिक काल की इतिहास प्रारंभ मानी जाती है। 1707 ईस्वी में जब मुगल वंश के शक्तिशाली राजा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उस समय से मुगल वंश की सत्ता धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई पतन की ओर चली जाती है। और इसका कुछ मुख्य कारण भी होते हैं कि 1707 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी के लिए अत्यधिक युद्ध चल जाते हैं और उसी समय अंग्रेजी लोग भी, अंग्रेजी व्यापारी भी भारत में अपना सत्ता और शक्ति जमाना चाहते हैं। इस कारण 1707 ईस्वी से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर लड़खड़ाती हुई चली जाती है। परंतु हम लोग अध्ययन करेंगे उस कड़ी से अध्ययन करेंगे जहां से अंग्रेजी सत्ता की नींव भारत में पड़ जाती है। तो अंग्रेजी सत्ता की नींव भारत में कब से पड़ जाती है देखते हैं। घटना घटती है 1756 ईस्वी से। 1756 ईस्वी में जब अली बर्दी खान के बाद उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बनते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल की नवाब बनते हैं और बंगाल में अपना प्रभुत्व, अपना सत्ता, अपना शक्ति मजबूत करना चाहती है। उसी समय अंग्रेजी व्यापारी भी बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। आखिर बंगाल उस समय जो बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, वर्तमान के बांग्लादेश इसमें बंगाल में शामिल था। और कहा जाता है कि पूरे एशिया के 60% व्यापार सिर्फ बंगाल से होते थे। अंग्रेज लोग पूरा एशिया के 60% व्यापार बंगाल से करते थे। बंगाल वो घड़ी बहुत समृद्ध शक्तिशाली थे। यहाँ से मसाला, चीनी, सूती वस्त्र, बारूद, ऐसे चीज़ों का व्यापार करते थे। इसलिए सिराजुद्दौला भी बंगाल पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे और अंग्रेज भी बंगाल पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। ऐसे में दोनों के साथ एक विवाद प्रारंभ हो जाती है। विवाद प्रारंभ ये हो जाती है कि अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला के आंतरिक कमजोरियों को फायदा उठाते हुए बंगाल में मनमानी तरीके से किलाबंदी कराना प्रारंभ करती है। परंतु सिराजुद्दौला इसका कड़ी विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेज इससे थोड़ा से भी नहीं डरते हैं और मनमानी तरीका से बंगाल में अपना किलाबंदी करवाना प्रारंभ करती है। तब उस समय एक सिराजुद्दौला एक प्रकार के युद्ध छेड़ देते हैं और सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा कर लेते हैं और अंग्रेजों को खदेड़ कर यहाँ से भगा देते हैं। अंग्रेज जब यहाँ से चले जाते हैं तो फुल्टा द्वीप में अपना शरण लेते हैं और उसी समय 20 जून
1756 को एक घटना घटती है जिसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना होता क्या है कि जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला अधिकार करते हैं तो वहाँ अंग्रेजों को बंदी बना लेते हैं और एक रूम में सभी को पैक कर देते हैं। और गर्मी के दिन था, रात भर जब सबको छोड़ दिया तो व्याकुल होकर के वहीं पर सबका मृत्यु हो जाती है। और जब ये जानकारी दक्षिण भारत में अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, उन सभी को जब जानकारी होते हैं तो वो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना की गठन करती है और वह पुनः कोलकाता पर आकर आक्रमण करती है। जब कोलकाता को अपना कब्जे में रॉबर्ट क्लाइव कर लेती है तो ऐसे स्थिति में सिराजुद्दौला एक नासमझ जैसी काज कर बैठते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव से एक संधि कर बैठते हैं जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, ये दोनों के बीच अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव में एक प्रकार की संधि हो जाती है, अलीनगर की संधि। परंतु ये संधि ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं और एक प्रकार से युद्ध होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पलासी की लड़ाई। 23 जून 1757 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होते हैं जिसे हम लोग पलासी की लड़ाई कहते हैं। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000 सेना रहते हैं, जबकि इसके साथ में मात्र 3200 सेना रहते हैं। ऐसे स्थिति में अंग्रेजों को हार तय था, परंतु वहाँ पर अंग्रेज एक षड्यंत्र चलते हैं। षड्यंत्र में होता है क्या कि अंग्रेज वैसा व्यक्ति को ढूंढते हैं कि क्या कोई सिराजुद्दौला के पास ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के लिए कुछ कर बैठते हैं। ऐसे स्थिति में मिल जाते हैं मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के मेन नायक होते हैं, सेना नायक होते हैं। और मीर जाफर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। और जब शामिल हो जाते हैं तो दोनों के बीच जो युद्ध होते हैं वो युद्ध में मीर जाफर के कारण, इनके षड्यंत्र में शामिल हो जाने के कारण इनका अत्यधिक सेना युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे स्थिति में सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से अपना जान बचा करके मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं। और जब मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं वहाँ से अपनी पत्नी के साथ फिर भागकर पटना आ जाते हैं। इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव विजय प्राप्त कर लेते हैं। परंतु षड्यंत्र में शामिल होना मीर जाफर जो शामिल होते हैं उनको बंगाल का नवाब सौंप देते हैं। इस प्रकार से सिराजुद्दौला का हार होते हैं। कहा जाता है ना, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। यही हालत हुआ सिराजुद्दौला के साथ में। अपने आदमी जा करके उनको सहयोग कर दिए और सिराजुद्दौला का हार हो जाते हैं। आगे देखते हैं, वहाँ पर और 2 युद्ध होते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव विजय प्राप्त करने के बाद और उत्साहित हो जाते हैं और उसके बाद जस्ट 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध में होता क्या है कि अंग्रेज और डच के बीच होते हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव डच को बुरी तरह से हरा देते हैं और बेदरा के युद्ध में पराजय होकर डच हमेशा के लिए भारत से प्रस्थान कर जाते हैं, भारत से चले जाते हैं। जस्ट उनके बाद फिर 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बांडीवास के युद्ध में होता क्या है कि अंग्रेजी सत्ता युद्ध करती है फ्रांसीसियों के साथ। फ्रांसीसी को भी यहाँ
यहाँ भी पराजित कर देती है और फ्रांसीसी भी यहाँ से भारत से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के चल देते हैं। इस तरह से धीरे 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 करके भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है और अंग्रेज यहाँ आकर के हावी बोल देते हैं। आगे एक और महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होती है। वो होती है किन अंग्रेज 1757 की लड़ाई के बाद एक से एक युद्ध जीतते जा रहे थे और अपना प्रभुत्व, अपना सत्ता धीरे धीरे करके भारत में स्थापित करते जा रहे थे। तो उसी पीरियड में, उसी समय में एक और युद्ध होते हैं, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के पास होते हैं, जिसमें अंग्रेज सैनिक के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो रहते हैं और भारतीयों की तरफ से मीर कासिम रहते हैं। उनके साथ में दो और सहयोगी रहते हैं। ये घटना होता क्या है कि मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं। बंगाल के नवाब जब बनते हैं तो अंग्रेज व्यापारियों पर 9% की चुंगी लगा देते हैं, परंतु अंग्रेजी व्यापारी लोग इस चीज को मानने से अस्वीकार कर देते हैं। जब मानने से अस्वीकार कर देते हैं तो मीर कासिम भारतीय व्यापार को भी छूट दे देते हैं, फ्री व्यापार करने का मौका दे देती है। परंतु इस बात को अंग्रेजी सैनिक अपने आप को अपमान मानती है और जब अपने आप को अपमान मानती है तब वह व्याकुल हो करके और बंगाल के कई शहरों पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर देती है। जब अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर देती है तो मीर कासिम अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर देती है और मुंगेर करने के बाद वो आते हैं अवध की ओर। तो अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तीनों एक गठजोड़ बनाती है और तीनों मिल करके अंग्रेजों से एक युद्ध करती है जिसे बक्सर की लड़ाई कहते हैं। यह बक्सर के पास 22 अक्टूबर 1764 को होती है, जिसमें अंग्रेजी सैनिक के नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो रहते हैं और भारत की तरफ से मीर कासिम, शुजा उदौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों युद्ध करने के लिए जाते हैं। परंतु वहां पर भी ये तीनों को पराजित का मुंह देखना पड़ता है और ऐसे स्थिति में भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता का नींव पड़ जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक।